हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत अग्रवाल फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल हेमंत द एडी गुरु में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का चैप्टर सर्किल की 10.10 थ्योरम लेकर हाजिर हुए हैं। तो हमेशा की तरह देखते हैं कि थ्योरम क्या कहती है। इफ़ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट दी टू अदर पॉइंट्स। तो पहले इसको हिंदी में समझते हैं क्या मतलब है इस लाइन का। यदि एक लाइन सेगमेंट जो दो पॉइंटों को जोड़ रही है इक्वल एंगल बनाती है, कहां पर? एट टू अदर पॉइंट्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। ये ए और बी एक लाइन है, ठीक है। ये दो बिंदु सी और डी हैं। तो ये लाइन सेगमेंट इस तरीके से एक एंगल ये बनाता है और एक एंगल ये बनाता है, और दोनों के दोनों एंगल ए बी के एक ही साइड में है, ए बी के ऊपर की तरफ है, lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये चारों के चारों पॉइंट सर्किल की बाउंड्री पे लाई करेंगे। तो फिर एक बार फिर से देखते हैं। तो ए भी एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है। तो इसके एक ही तरफ दो एंगल हमने बनाए हैं सी और डी पे। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये चारों के चारों पॉइंट इस सर्किल पे लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या है गिवन में देखते हैं। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये हमको गिवन है। तो आपको भी एग्जाम में ये दोनों ड्राइंग बनानी है और आगे भी बनानी पड़ेगी। अब क्या बनानी है वो हम जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे तब देखेंगे। तो फिलहाल तो आपके सामने दो डायग्राम हैं जो आपको पेपर में भी ड्रॉ करने होंगे। तो ये तो प्रूफ करने के लिए है और ये गिवन है। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ये रहा। सबटेंड, सबटेंड्स मतलब एंगल बनाना। सबटेंड्स टू इक्वल एंगल्स एट सी एंड डी। तो हमने दो पॉइंट सी और डी ले लिए हैं। तो यहाँ पर ये दो एंगल बन रहे हैं, ये इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, स्टेटमेंट में गिवन है। ऑन सेम साइड, अब चूंकि दोनों के दोनों एंगल ए बी के ऊपर की तरफ है तो ऐसे हम बोलेंगे सेम साइड, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ये हम थ्योरम 10.9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो समझ में आई बात। तो चलिए, तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं। ड्रॉ ए सर्कल जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो पहले हम देखते हैं कि नॉन कोलिनियर होता क्या है। कोलिनियर मीन्स होता है जिसमें पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने 4 पॉइंट बनाए हैं, चारों के चारों एक ही लाइन में है, तो इसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर क्या होते हैं? दो पॉइंट तो मान लो 3 पॉइंट है अपने पास, 3 नॉन कोलिनियर है, मतलब 2 पॉइंट्स तो लीनियर हो सकते हैं, लेकिन जो तीसरा पॉइंट है वो उसकी लाइन अलग होगी, ठीक है। तो देखिए, ये 2 पॉइंट एक सीध में हो गए और ये अलग हो गया, या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, अब इस डायग्राम में देखते हैं। ए बी सी, ये 3 हमारे पास नॉन को लीनियर पॉइंट्स हैं। तो हमने इन तीनों पॉइंट से होते हुआ एक सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि सर्किल ड्रॉ कैसे करते हैं। पहले आप ए बी का करेंगे बाइसेक्टर, फिर ए सी का करेंगे, दोनों जहाँ पर मिलेंगे वो आपका सेंटर पॉइंट हो गया। उस सेंटर पॉइंट से ओ की रेडियस आप कंपास में ले लेंगे और एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। तो ये सर्किल ऑटोमेटिक इन तीनों पॉइंटों से होता हुआ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए हमें प्रूव क्या करना है कि ये डी पॉइंट भी इस बाउंड्री पे लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करने में हमें 3 केस कंसीडर करने होंगे। पहला केस कि ये देखो, ये हमारा डी पॉइंट था, तो ये भी हमारा डी पॉइंट होगा। तो ऑटोमेटिक डी पॉइंट इसी सर्किल पे आ जाए। अगर आ गया तो हमें कुछ भी प्रूव नहीं करना, सब कुछ रेडी है। दूसरा केस, डी पॉइंट इसके अंदर रह जाए, ठीक है। और तीसरा केस, डी इससे बाहर चला जाए। तो हमने इस तरीके से 3 केस लिए हैं जिनको हम बारी बारी से स्टडी करेंगे। चलिए, तो
केस फर्स्ट लिखते हैं पहले। तो हम केस नंबर फर्स्ट लिखते हैं, इफ डी लाइज ऑन दिस सर्कल देन वी हैव नथिंग टू प्रूव। तो एक केस तो ये ऑटोमेटिक प्रूव हो गया कि हम सर्किल इस तरीके से बनाए, या डी हमारा पॉइंट ऐसे हो कि वो ऑटोमेटिक सर्किल पे आ जाए, तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, वो ऑटोमेटिक प्रूव हो गया। तो यहाँ पर हम नंबरिंग लिख लेते हैं। तो ये अपना ए था, ये बी था, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं केस 2 पे। इफ डी लाइज इनसाइड द सर्कल, यदि पॉइंट डी सर्किल के अंदर लाई कर रहा है, तो हम यहाँ भी नंबरिंग कर लेते हैं, ए बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें जो है इस ए डी को आगे बढ़ाते हुए इस सर्किल तक लेके जाना है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया डी डैश, और इस डी डैश को पॉइंट बी से मिला देना है। ठीक है, तो लिखेंगे अब नाउ प्रोसीड या प्रोसीजर एडी टू, सॉरी प्रोड्यूस होगा, नाउ प्रोड्यूस एडी टू कहां तक, डी डैश ऑन द सर्कल, एंड join D dash to B। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में एंगल C और एंगल D सेम दे रखा है, ये रहा। तो इसी गिवन कंडीशन को हम इस सेकंड केस में कंसीडर करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, क्यों, गिवन है। ठीक, अच्छा, अगर अब हम जरा थ्योरम 10.9 को रिमाइंड करते हैं। उसमें क्या होता है कि यदि दो एंगल एक कोड के सेम साइड बन रहे हैं तो इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल सी और एंगल डी डैश सेम होंगे। लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। इन द सेम सेगमेंट। ठीक, इसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट, रिजल्ट फर्स्ट मान लिया और इसको हमने रिजल्ट सेकंड मान लिया। अब देखिए दोनों रिजल्ट की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल डी बराबर हुआ एंगल डी डैश के। ठीक, अब ये पॉसिबल कब हो सकता है, जब डी और डी डैश कोइंसाइड करे, ओवरलैप करे, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाए। क्लियर है, तो लिख देंगे, तो यहां पर हम एक लाइन और लिख देते हैं, फ्रॉम रिजल्ट्स 1 एंड 2। अब एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी डैश, ये कब पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल ओनली
इफ डी एंड डी डैश कोइंसाइड। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि डी डैश या डी भी इस सर्किल पे आ चुका है। 3 पॉइंट तो ऑलरेडी सर्किल की बाउंड्री पर लाई कर रहे थे, तो ये प्रूव होने पर पॉइंट डी भी जो हमारा 4th पॉइंट था वो भी इस बाउंड्री पे आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आते हैं 4th केस पे, जिसमें जो हमारा पॉइंट डी है वो सर्किल के बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं केस 3rd की। अच्छा, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि हमने ये प्रूव कर दिया है कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी डैश है, लेकिन हमें एक्चुअल में दिखाना क्या था कि ए बी सी डी क्या है, ये चारों सर्किल पे लाई करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। तो आप लिखेंगे हेंस, मैं बोलता हूं लिख दीजिएगा, हेंस ए बी सी डी पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक। ये प्रूव करना था हमको। चलिए केस 3rd में क्या करते हैं, इफ डी लाइज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो इन दिस केस circle will intersect at D dash। देखिए, अब ये जब ये डी पॉइंट सर्किल से बाहर जा रहा है तो ये सर्किल को यहाँ पे कट कर रहा है, टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमने इसको नाम दिया डी डैश। ठीक है, और हम पिछले केस की तरह इस डी डैश को भी इस बी पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। एंड ज्वाइन डी डैश टू पॉइंट बी। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि एंगल सी और एंगल डी इक्वल हैं। लिख देते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, क्यों गिवन है, किसमें, स्टेटमेंट में। अब थ्योरम 10.9 देखते हैं, उसको क्या कहती थी कि यदि लाइन सेगमेंट के एक तरफ दो एंगल बने दो डिफरेंट पॉइंट से तो वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी डैश, तो जो आपने यहां पे लिखा था एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, वो भी हम यहां लिख देंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक, ये पूरा आप लिख लीजिएगा, सेगमेंट SEGMENT। तो अब देखिए, ये रिजल्ट फर्स्ट में आ गया, ये रिजल्ट 2 आ गया। तो जैसे पहले केस में रिजल्ट 1 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी, ऐसे यहाँ पे हो रहा है। तो अब अगली लाइन लिखिएगा, फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2। ये लिखने के बाद आप लिख देंगे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी डैश। ठीक है, अब ये कब पॉसिबल होगा, जब डी और डी डैश आपस में कोइंसाइड करें, जैसा कि इस केस में हो रहा था। वो बात अलग थी कि इसमें डी पीछे आ रहा था, इसमें डी आगे जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये दोनों बराबर जब भी होंगे, केस 2nd और केस 3rd में, जब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या लिख देंगे, हेंस पॉइंट्स A, B, C, D आर कॉनसाइक्लिक, और यही हमको प्रूव करना था। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको अब अच्छे से देख लीजिएगा और अपनी अपनी कॉपियों में नोट कर लीजिएगा, ताकि जब पेपर टाइम आए तो आप इसको देख लें और आपको इजीली समझ में आ जाए एज ए रिवाइंड। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई थ्योरम के साथ, थ्योरम नंबर 10.11। टिल देन, गुड बाय।